जादुई सोने की 6 पैर वाली गाय। हरिया एक किसान था। उसके पास एक गाय और एक बैल था, जिनसे वो बड़े बड़े जमींदार के खेतों की जुताई बुवाई का काम करता था। हुर, 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 चल चल चल, हुर, हुर, हुर। जेठ की कड़कती धूप में वो खेत की जुताई कर रहा था कि उसकी गाय मिट्टी पर धसकारी मारकर जोर जोर से चिल्लाती है। माँ, माँ। मोती, अभी तो आधा खेत भी नहीं जुता और तू मजे से बैठ गया। चल जल्दी से उठ जा। मालिक, मुझे घर ले चलिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुझसे अच्छा तो मेरा बैल हीरा है। ये लुगाइयां होती ही आलसी हैं। हरिया उसको लेकर घर चला आता है, जहां उसकी पत्नी गोमती कहती है, क्या बात है, आज दिन दोपहरी में घर लौट आए? खेत की जुताई बुताई इतनी जल्दी कैसे निपट गई? अरे गोमती, क्या बताऊं, आज तो भारी नुकसान हुए गवा। गोमती आज एक भी डेग बढ़ा ही नहीं पा रही थी। कुछ दिनों से मोती कुछ बदली हुई सी लग रही है। आजकल चारा भी नहीं खाती। जाकर कल्लू वैद्य को बुला लाओ, वो माल जल की तकलीफ को बखूबी भांप जाते हैं। अरे, जब हमारी मोती खुद इंसानों की तरह बोलना जानती है तो वेद को बुलाकर बेफिजूल के नोट खर्चने की क्या जरूरत है। दरअसल हरिया की गाय मोती में एक खूबी थी, वो इंसानों की तरह बोलना जानती थी। मालिक, मैं गर्भवती हूँ, इसीलिए अब मुझको हल से मत बांधना। उसकी गर्भवती की खबर सुन दोनों के चेहरे चहक उठते हैं। इसका मतलब हीरा पिता बनने वाला है। बधाई हो मोती, तुम अम्मा बनने वाली हो। उस रोज के बाद से वे दोनों गर्भवती गाय मोती का खास ख्याल रखने लगते हैं। वे उसे हरी भरी चराई खिलाते, प्रतिदिन नहलाते धुलाते थे और सैर के लिए खेत खलियान घुमाया करते थे। गौशाला में खूंटे से बंधी मोती आज काफी दर्द में है। ये दर्द तो बढ़ता ही जा रहा है। मुझे मालिक को बुलाना होगा, पर मैं तो खूंटे से बंधी हूँ। आधी रात मोती जोर शोर से गुहार लगाने लगती है। माँ, माँ। अरे, ये तो अपनी गाय की गुहार है ना। चलकर देखते हैं। दोनों दौड़कर गौशाला में आते हैं। फिर गोमती कहती है, ये गाय तो काफी दर्द से छटपटा रही है। मालिक, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। कल रात मुझे एक स्वप्न प्रदर्शन मिला। तुमने क्या देखा? मेरे जीवन के वर्ष सिर्फ आज तक के लिए ही था। कुछ ही देर में मैं 6 पैर वाली बच्चिया को जन्म देने वाली हूँ, जो एक जादुई बच्चिया होगी। आप दोनों उसका अच्छे से देख रेख करना, और जैसे ही वह बड़ी होकर सुनहरे रंग में बदलेगी, वह गाय जादुई सोने की बन जाएगी। अरे, ये कैसे मुमकिन है? गाय के 4 पैर होते हैं। फिर वो गाय 6 पैर वाली बच्चिया को जन्म देकर मर जाती है। बच्चिया के 6 पैर देख उनको मोती की बात में सच्चाई जान पड़ती है। दोनों उस 6 पैर वाली बच्चिया का खूब देख रेख करने लगते हैं। एक रोज गोमती उसको चराने ले जा रही थी कि तभी वो बच्चिया दौड़कर फुलवा की गाय को चाटने लगती है। बेड़ा गर्ग होई अपशगुनी का। अरे गोमती, संभाल आपन कुलच्छनी बचिया को, जन्मते ही माई को खा गई। अरे फुलवा, मेरी बचिया लाली अभी बच्चे समान है। शायद तुम्हारी गाय को अपनी माँ समझकर उससे लिपट गई। वक्त के साथ लाली गाय का स्वरूप धरकर दूध देने लगती है और उनकी घटने के बजाय कठिनाइयां बढ़ती चली जाती हैं। लाली के 6 पैर होने के चलते कोई भी ना तो हमसे दूध खरीदता है और ना हमसे बोलता है। इसके पालन पोषण में हम एकदम कंगाल हो गए हैं। अब तो हमारी नौबत भूखा मरने की आ गई है। उस रात जोर शोर का तूफान उठने के साथ खटर पटर की आवाज से हरिया उठकर कहता है, अरे, गौशाला की टीन लाली पर न गिर पड़े, उसे घर के अंदर लाकर बांधना होगा। गौशाला में पहुंचते ही दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उनकी 6 पैर वाली गाय लाली सुनहरे रंग के जादुई गाय में बदल गई होती है। गौशाला के इर्द गिर्द सोने के अनेकों सिक्के बिखरे पड़े होते हैं। इतने सारे सोने के सिक्के एक साथ? लगता है हमारे भाग्य के दरवाजे खुल गए। धन्यवाद लाली, इस उपकार के लिए। लाली पूंछ हिलाकर हरिया को चाटने लगती है और वो प्रतिदिन उन्हें सोने के सिक्के दिया करती। एक दिन गोमती कहती है, सुनो जी, आप इन सारे सोने के सिक्कों को सुनार के यहाँ बेच आइए। इस झुग्गी झोपड़ी की जिंदगी जीते हुए आधी उम्र गुजर चुकी है। सही कह रही हो तुम।
हरिया सोने के सिक्कों को सुनार के यहाँ बेचकर गांव में ही एक आलीशान कोठी बनवाकर रहने लगता है। ये देख सभी गांव वालों को हैरानी होती है। अरे ये 6 पैरों वाली गाय ना जाने का टोटका की है जो ये कल के फकीर रातों रात अर्श से फर्श पर पहुंच गए। फुलवा, दूसरों की कामयाबी से जलना कब छोड़ोगी? फिर एक रोज गांव में रहने वाली चंदा उनके घर आकर कहती है, हरिया भैया, मुझे कुछ रुपए उधार दे दो। मेरे घर में अन्न का एक भी दाना नहीं। मुन्ना के पिता जैसे ही शहर से पैसे भेजेंगे मैं सूद के साथ लौटा दूंगी। एक मुंह से मुझको भैया भी कह रही हो और उधार भी मांग रही हो। आओ चंदा। वो तीनों गौशाला में आते हैं जहां हरिया अपनी गाय लाली को सहलाकर कहता है, अरे लाली, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। अगले ही पल लाली अपनी 6 पैरों पर खड़ी होकर सोने की जादुई गाय में बदलकर अपने मुंह से सिक्के बरसाते हुए पूंछ हिलाती है। माँ, माँ। ये लो चंदा, इन सिक्कों को बेचकर अपनी जरूरतों को पूरा कर लेना। शुक्रिया गौ माता इस मदद के लिए। उनकी जादुई 6 पैर वाली गाय के चलते चंदा के घर का चूल्हा जल पाता है। इस तरह अब हर दिन कोई न कोई उनके घर पर मदद मांगने चला आता था। तू सरपंच जी, हरिया और गोमती तो सबन गांव वालन के खातिर मसीहा बन गई और सबके मुंह से उनके ही गुणगान निकलत हैं। फुलवा के भड़कावे में आकर सरपंच उनके घर आता है। मैं अंदर आ सकता हूँ क्या? अरे सरकार, आप आइए ना, पूछना कैसा? सरपंच चारों तरफ निहार कर कहता है, ऐसा भी कौन सा खजाना हाथ लगा है तुम्हारे जो इतने अमीर हो गए? सरपंच जी, अब आपसे क्या छुपाना, ये रईस ये हमारी जादुई 6 पैरों वाली गाय की देन है। वो कैसे भला? यूं समझ लीजिए कि हमारी वो जादुई गाय धन वैभव लक्ष्मी का दूजा रूप है। वो सरपंच को लेकर गौशाला में आते हैं और कहते हैं, मेरी 6 पैर वाली गाय लाली, जल्दी से अपने जादुई स्वरूप में आ जा। लाली सोने की गाय में बदलकर अपने 6 पैर जमीन पर पटकती हुई पागुर करने लगती है। अब इससे कुछ मांग कर देखिए। ए जादुई 6 पैर वाली सोने की गाय, मुझे सोने का सिक्का दे। जादुई सुनहरी गाय मुंह खोलकर सोने के सिक्कों की भरमार करते हुए साधारण 6 पैर वाली गाय में बदल जाती है। फिर सरपंच कहता है, हरिया, गोमती, तुम दोनों बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हारे पास ये 6 पैरों वाली जादुई गाय है। सो तो है मालिक, हमारी जादुई 6 पैर वाली गाय ने हमारी बिगड़ी अवस्था को सुधार दिया है। अब तुम्हारी बारी है इस गांव की स्थिति को सुधारने की। पहले यहाँ इतना धन धान्य नहीं था कि गांव का विकास हो सके, लेकिन इस 6 पैर वाली गाय के जादू से ये सब संभव है। गांव के विकास के लिए तुम हमारी मदद करोगी ना लाली? ये सुन उनकी जादुई 6 पैर वाली गाय सिंग हिलाकर हामी भरती है। लाली, हमें ढेर सारे सोने के सिक्के दो ताकि हम गांव के विकास का कार्य शुरू कर सकें। लाली अपने मुंह से एक साथ सैकड़ों सोने के सिक्के उगलने लगती है। फिर गौशाला सिक्कों से लबालब भर जाता है, जिन्हें बेचकर वो गांव में विद्यालय, शौचालय, सड़क निर्माण इत्यादि का कार्य करते हैं और उस 6 पैर वाली गाय को गौ माता कहकर पूजने लगते हैं, जिसे देख अंत में जलोकड़ी फुलवा कहती है, हाय रे मेरी फूटी किस्मत, अगर मुझे पता होता कि ये 6 पैरों वाली गाय तोता भाड़ नहीं बल्कि कुबेर का खजाना है तो इसको लेकर कहीं पुर हो जाती, लेकिन अब पछताने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं। अंग्रेजन बीवी का गवार पति। धीमागढ़ गांव एक बहुत ही सुंदर गांव था। कहने को तो बहुत सुंदर था, लेकिन उस गांव के सभी लोग गवार थे। उस गांव में किसी को भी किसी चीज की ज्यादा समझ नहीं थी। उसी गांव में रोहन अपने माता रानी और पिता मोहन के साथ रहता था। रोहन गांव के मुताबिक काफी समझदार और दिल का बहुत ही साफ इंसान था, लेकिन गांव में उससे कोई भी बात करना पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो शक्ल से काला था। और ऐसे ही एक दिन जब रोहन काम की तलाश में एक अच्छी सी कंपनी में जाता है, तब वहाँ उसे कुछ लोग देख आपस में बात करते हुए बोलते हैं, अरे ये तो कोई मामूली कोयला नहीं बल्कि कोयला की खदान है। बेचारा रोहन उसकी बातें सुनकर अंदर से बिल्कुल टूट जाता है और बिना इंटरव्यू दिए वहां से चला जाता है और अपने घर में जाकर रोने लगता है। उसको रोता हुआ देख रोहन की माँ रानी उससे बोलती है, अरे बिटवा, का हो गया?
आखिर तुम रो काहे रहे हो? रोहन रानी को सारी बात बता देता है और रोहन की ये बात सुनकर रानी को थोड़ा दुख होता है और उदास हो जाती है। अपनी माँ को उदास देख रोहन बोलता है, अरे माँ, मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो बिना मतलब के उदास हो गई। रानी अपनी आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में चली जाती है और इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। रोहन से कोई भी बात करना पसंद नहीं करता था क्योंकि उसका रंग काला था। और ऐसे ही एक दिन रोहन के गांव में कुछ अंग्रेज लोग उसे गांव में घूमने के लिए आते हैं, लेकिन उस गांव में कोई भी टूरिस्ट गाइडर नहीं था। ये सब देख जैकलिन अपने दोस्तों से बोलती है, यहाँ पर तो कोई भी टूरिस्ट गाइड नहीं है, हम इस गांव में कैसे घूमेंगे? Yes, Jacqueline, here's no tourist guider. वहां पे अंग्रेजों को देख रोहन उनके पास आता है और उनसे पूछता है, Hey guys, you have come here to visit. I will take you around. हम लोगों को हिंदी में आता है, अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं आता तो तुम हमसे हिंदी में बात कर सकता है। Okay. थोड़ी देर बाद रोहन अंग्रेजों को अपना गांव घुमाने लगता है। 4 से 5 दिन बीत जाते हैं और रोहन अंग्रेजों के साथ पूरा समय बिताने लगा। उन्हें अपने गांव के साथ साथ और भी जगह घुमाने लगा। रोहन और जैकलिन की काफी अच्छी दोस्ती हो गई। रोहन अब जैकलिन को पसंद करने लगा था और जैकलिन जब भी हंसती या उससे बातें करती तो रोहन बस उसकी तरफ देखता रहता और मुस्कुराता रहता। एक दिन वो सोचता है, जैकलिन इतनी अच्छी है, क्यों ना मैं जैकलिन को प्रपोज कर दूं? लेकिन वो तो फॉरेन से है। रोहन ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी जैकलिन रोहन के पास आती है और उससे बोलती है, हे रोहन, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। हाँ जैकलिन बताओ, क्या बात बतानी है? वो रोहन, मैं अपने अमेरिका वापस जा रही हूँ और मुझे तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा। I hope we'll meet soon again. And तुमने मेरी बहुत ही ज्यादा मदद करी है, इसके लिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये बात सुनकर के जैकलिन अब अपने देश जा रही है, रोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जैकलिन से कुछ भी नहीं बोल पाता और जैकलिन उसके हाथों में कुछ पैसे पकड़ा कर कहती है, रोहन, ये कुछ डॉलर्स रख लो, तुम्हारे काम आएंगे और तुम अपना एक टूरिस्ट स्पॉट खोलो जिससे कि लोग बाहर से आकर तुम्हारे टूरिस्ट स्पॉट पर रुक सके। इससे तुम्हारा बिजनेस काफी अच्छा चल जाएगा। रोहन बोलने ही जा रहा था अपने दिल की बात, इतने में जैकलिन उसको एक बार गले लगाती है और वहां से चली जाती है। रोहन बेचारा उसके जाने के बाद बहुत ही रोने लगता है और ऐसे ही अब 6 महीने बीत जाते हैं और रोहन ने जैकलिन की बात मानकर एक टूरिस्ट स्पॉट खोल लिया। वहां पर अब आए दिन फॉरेनर्स आया करते और रोहन के टूरिस्ट स्पॉट पर रुक जाते। रोहन फॉरेनर्स को अच्छे से गाइड करता और इस तरह रोहन की अच्छे से कमाई होने लगी। लेकिन रोहन आज भी जैकलिन को याद करता था। वहीं दूसरी तरफ जैकलिन भी रोहन की यादों में रहने लगी। जैकलिन रोहन के बिना रह नहीं पा रही थी और ऐसे ही एक दिन रोहन के फोन पर एक कॉल आता है। हेलो, कौन? हेलो रोहन, मैं जैकलिन बोल रही हूँ। जैकलिन की आवाज सुनकर रोहन की खुशी का ठिकाना नहीं था और एक बार फिर जैकलिन उससे बोलती है, हमारा इंडिया आने का प्लान है और तुम्हें गुड न्यूज देना चाहती हूँ कि इस बार मेरे साथ मेरे दोस्त नहीं बल्कि मेरे डैडी आएंगे। हाँ जैकलिन, तुम जब भी आओगे मैं हमेशा तुम्हारे ही साथ रहूंगा क्योंकि तुमने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। तुम मेरी लाइफ में सबसे अच्छी दोस्त बनी हो और मेरी लकी चार्म भी हो। दोनों ने आपस में बातें करके फोन को डिस्कनेक्ट कर दिया और इस तरह रोहन अब खुश रहने लगा। ये देख उसके पिता मोहन रानी से बोलते हैं, अरे भगवान, देखो तो हमारा बेटा कितना खुश है। इसे कहीं कोई लड़की तो पसंद नहीं आ गई? क्योंकि जब लड़का इस तरह खुश रहने लगे और उसके फोन पर ज्यादा कॉल आए तो उसकी लाइफ में जरूर कोई ना कोई लड़की होती है। इतना बोलकर मोहन और रानी हंसते हुए अपने कमरे में चले जाते हैं और अगली सुबह जैकलिन अपनी डैडी के साथ इंडिया के एयरपोर्ट पर आ जाती है। जैकलिन रोहन को फोन करके एयरपोर्ट पर बुलाती है। रोहन, वी रीच द एयरपोर्ट, जल्दी से यहाँ आ जाओ। ठीक है, मैं अभी आता हूँ।
जैकलिन और जैकलिन के डैडी एयरपोर्ट पर रोहन का इंतजार करने लगे कि तभी वहां एक वैन आती है और जैकलिन से उस वैन में बैठा हुआ ड्राइवर बोलता है, आप जैकलिन हो? आपके लिए रोहन ने वैन भेजी है, आप इस वैन में बैठ जाइए, मैं आपको रोहन सर के टूरिस्ट स्पॉट पर ले जाऊंगा। ये सुनकर जैकलिन उस वैन में बैठ जाती है। ड्राइवर जैकलिन को लेकर वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ रोहन एयरपोर्ट पर पहुंचकर जैकलिन का इंतजार कर रहा होता है। एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए काफी देर हो चुकी थी, लेकिन उसको जैकलिन कहीं भी दिखाई नहीं दी। ये देख रोहन को थोड़ा शक होता है कि तभी उसे वहां एक कड़ा गिरा हुआ दिखाई देता है। वो कड़ा देख करके रोहन खुद से बोलता है, ये कड़ा तो जैकलिन का है, ये कड़ा जैकलिन को मैंने गिफ्ट किया था। इसका मतलब ये है कि जैकलिन यहाँ पर आई थी, लेकिन वो जा कहाँ सकती है? रोहन थोड़ा परेशान हो जाता है और वो अपने फोन से जैकलिन का फोन ट्रैक करने लगता है। फोन ट्रैक करते हुए वो एक खंडहर के पास पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि एक खंडहर के पास जैकलिन के डैडी को कुछ गुंडों ने पकड़ रखा है और वो गुंडे जैकलिन को छेड़ रहे हैं। वो तुरंत पुलिस को फोन करता है और जैकलिन को गुंडों से छुड़वा देता है। थोड़ी देर बाद वहां पर पुलिस आ जाती है और उन गुंडों को पकड़ लेती है। ये सब देख जैकलिन के डैडी बहुत ही खुश हो जाते हैं, जिसके बाद जैकलिन अपने पिता से बोलती है, पापा, मैं इन्हें पसंद करती हूँ और इनसे शादी करना चाहती हूँ, और ये बात मैं रोहन से भी बोलना चाहती थी, इसीलिए मैं आपको इंडिया लेकर आई थी। जिसके बाद जैकलिन के पिता रोहन के घर जाते हैं और उसके माता पिता से बात करके उन दोनों की शादी करवा देते हैं। शादी होने के बाद रोहन काफी खुश रहने लगता है, जिसे देखकर उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं और इस तरह रोहन और उसका पूरा परिवार खुशी खुशी जीवन बिताने लगता है। इसलिए कहा जाता है कि इंसान काला हो या गोरा, उसको बस अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए, फल अपने आप उसे मिल ही जाता है। प्रेग्नेंट चुड़ैल गाय पर अत्याचार। किशनपुर नाम के गांव में गाय बहुत ज्यादा पाली जाती थी। ऐसे ही बिरजू नाम का एक ग्वाला था जिसके पास 2 गाय थी। एक दिन वो गाय को चारा फेंकते हुए बोलता है, ले और खा इसे जल्दी से, और हाँ, गाढ़ा दूध दियो इस बार। गाय उसे पैनी नजरों से देखती है कि तभी बिरजू उसके सिर पर एक हाथ मारता है। उसके मारने से वो गाय एक लात मारती है, जिसके बाद बिरजू और भड़क कर बोलता है, मैं तेरा मालिक हूँ और तू मुझे ही आंखें दिखाकर मार रही है, तेरी ये मजाल, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये बोलते ही बिरजू एक पतली छड़ी उठाकर उस गाय को मारने लगता है, जिससे उस गाय को बहुत दर्द होता है। तभी थोड़ी दूर खड़ी झुमरी नाम की एक गर्भवती चुड़ैल गाय ये सब देख लेती है और वो गुस्से से बिरजू की तरफ दौड़कर आती है और उसे अपने सींग मारकर गिरा देती है। तभी रोते हुए बिरजू कहता है, अरे राम रे, अरे मैं तो मर गया रे, मार डाला रे, अरे मेरे कटोरे तोड़ डाले रे, फोड़ डाला। ये कौन सी गाय है जिसने मुझे सींग से मारा? छोड़ूंगा नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अच्छा तो तू है, अभी तुझे मैं सबक सिखाता हूँ। ये बोलकर बिरजू जैसे ही झुमरी चुड़ैल गाय को मारता है, वो गाय अपनी आंखें बिल्कुल लाल करके अपने बड़े दांत दिखाती है और उसकी छाती पर कूद जाती है, जिससे वो बहुत आहत हो जाता है और बोलता है, मुझे छोड़ दो, आई मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। नहीं, तू हम गायों को बेजुबान क्यों समझता है? क्या हमारे अंदर दिल या प्यार चाहने की ख्वाहिश नहीं होती जो तुम हम पर अत्याचार करते रहते हो? अगर उसको तो प्यार से चारा दे देता तो तेरा क्या बिगड़ जाता? माफी मांग उससे, माफी मांग। मैं माफी मांगता हूँ, प्यारी गाय मुझे माफ कर दो, अब से मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूँगा। कोई बात नहीं, जा बिरजू, मैंने तुझे माफ किया। देखो, अगर ये तुम्हें फिर से परेशान करे तो मुझे बताना, मैं इसका कीमा बना दूंगी। ये बोलकर गर्भवती चुड़ैल गाय जाती है कि बिरजू उठकर उस गाय को फिर से मारता है। तभी वो चुड़ैल गाय वापस आकर अपने सींग उसके पेट में घुसाकर मार डालती है और कहती है, धोखाधड़ी करने वाले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम इंसानों की फितरत ही बेईमानी की होती है। अच्छा हुआ मुझे बचा लिया, वरना आज तो ये मुझे मार ही डालता। जान बचाने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं,
ये तो मेरा फर्ज था। ये बोलकर चुड़ैल गाय चली जाती है। वक्त बीतता है। अगर चुड़ैल गाय कहीं भी किसी को भी गायों पर अत्याचार करते हुए देखती थी तो उसका खून खौल जाता था और वो उसके मालिक को जान से मार दिया करती थी। ऐसे ही एक आदमी गाय को भरी धूप में लाठी मारकर उसे चलने को कह रहा था। गाय की हालत बिल्कुल बेकार हो चुकी थी। वो भूखी और प्यासी थी, जिस वजह से वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। तभी वो आदमी उस गाय पर लाठी मारते हुए कहता है, अरे तू चल क्यों नहीं रही है? मार रहा हूं तब भी ढीठ सी यहीं खड़ी है, चलना। मालिक, मुझसे अब और नहीं चला जाता। मैं इस धूप में थक चुकी हूँ। एक कदम और चली तो गिर जाऊंगी। ओहो, तो अब तेरे भी नखरे सहने पड़ेंगे मुझे। चुपचाप चल ले। मालिक, मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे बस थोड़ा सा पानी पिला दीजिए, मैं चल लूंगी। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। ये बोलकर वो आदमी उस बेचारी गाय को मार मार के जख्मी कर देता है। गाय की हालत बहुत बुरी हो जाती है। वो जमीन पर गिर पड़ती है। वो आदमी अपनी गाय के गले में से फंदा निकालकर उसे छोड़कर चला जाता है। वो घायल तपती धूप में वहीं बेहोश पड़ी रहती है। तभी गर्भवती चुड़ैल गाय की नजर उस बेहोश गाय पर पड़ती है और उससे वो कहती है, अरे उठो, सुनो, तुम्हें क्या हुआ? तभी चुड़ैल गाय अपनी पूंछ से उसके मुंह पर सहलाती है, जिसके बाद वो गाय होश में आ जाती है और कहती है, मैं कहाँ हूँ? मुझे प्यास लगी है, पानी चाहिए। तुम ठीक तो हो ना? मैं तुम्हें पानी पिलाती हूँ। उठो और मेरे साथ मेरे घर चलो। ये बोलकर चुड़ैल गाय उसे जंगल की तरफ ले जाकर कहती है, देखो, मैं यहाँ रहती हूँ। तुम पानी पी लो और मुझे बताओ तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? तुम्हारे गले में भी निशान है। वो मेरी हालत मेरे मालिक ने की है। वो मुझे तपती धूप में चलने को मजबूर कर रहे थे। मुझे मारा भी, और जब मैं बेहोश हो गई तो मुझे छोड़कर चले गए। क्या तुम्हारे साथ इतना सब हो गया? बताओ तुम्हारा मालिक कहाँ है? उसे तो मजा चखाना ही पड़ेगा। नहीं, वो तुम्हें भी मारेगा। तुम मत जाना उसके पास। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं उससे बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। बस तुम मुझे उसके पास लेकर चलो। गर्भवती चुड़ैल गाय की बात सुनकर वो गाय अपने मालिक के पास उसे ले जाती है, जहां वो चुड़ैल गाय अपने असली खोखा रूप में आकर उसके मालिक को कभी अपने सिंग से तो कभी पैरों से बहुत मारती है, जिसके बाद वो मर जाता है। तभी चुड़ैल गाय उस गाय से कहती है, देखा, तुम्हारे साथ बुरा करने वाले का मैंने क्या हाल किया। मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है जो बेजुबान गायों पर अत्याचार करते हैं। पर तुम इतनी बुरी नफरत क्यों करती हो? क्या तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ था? हाँ, मेरे साथ बुरा हुआ है, बहुत बुरा। 6 महीने पहले की बात है। मेरे मालिक जग्गी बहुत गरीब थे। इतना गरीब था कि कभी उस पर खाने के लिए भी कुछ नहीं था। ऐसे ही मैं उसे जंगल में मिल गई। उसने मुझे वहाँ चारा इकट्ठा करके खिलाया और फिर मुझे अपने घर ले गया। मेरे मालिक ने मेरा बहुत ख्याल रखा, मुझे चारा खिलाया, जिसके बाद मैं उसे गाढ़ा दूध देती थी और धीरे धीरे वो अमीर हो गया और घमंडी भी। कुछ महीने बाद मैं गर्भवती हो गई, जिसके बाद मेरी तबीयत खराब होने लगी और मैंने दूध देना बंद कर दिया था। तभी मेरा मालिक आकर कहता है, क्यों रे, इतने दिन हो गए दूध क्यों नहीं देती है? तेरी वजह से मेरा बिजनेस ठप होता जा रहा है। अगर तू दूध नहीं देगी तो मैं कमाऊंगा कैसे? मालिक, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कुछ वक्त तक मैं दूध नहीं दे पाऊंगी। अच्छा, तो तू दूध नहीं देगी? ये सुनकर जग्गी उसे बहुत मारता है, जिसके बाद वो और जख्मी कमजोर हो जाती है। कुछ दिन बाद जग्गी दूसरी गाय ले आता है, जो आलसी और कमजोर थी। इस वजह से वो कम दूध देती थी। जग्गी को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। दिन पर दिन उसका घाटा होता जा रहा था। इसी वजह से वो एक दिन बहुत दारू पी के झुमरी को कहता है, झुमरी, तूने मेरे साथ बहुत गलत किया है। अब तेरी वजह से मेरा बहुत घाटा हुआ है। अब मुझ पर पैसे भी नहीं रहे और कोई मुझसे दूध भी नहीं खरीदता था।
आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा तुझे। मालिक, मालिक ऐसा मत कीजिए, मुझ पर तरस खाइए। मैं गर्भवती हूँ, कुछ तो समय लगेगा ना मुझे दूध देने में। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। चुप पनौती गाय, तूने मुझे बर्बाद कर दिया, आज मैं तुझे मार डालूंगा। ये बोलते ही जग्गी चूल्हे में से लकड़ी लाकर झुमरी को जला देता है, जिसके बाद झुमरी तड़प तड़प कर जलकर मर जाती है और चुड़ैल बन जाती है। चुड़ैल बनने के बाद सबसे पहले मैंने उसी दारूबाज को ही मार डाला। एक बार भी उसने मेरे बच्चे के बारे में नहीं सोचा और पैसों के चक्कर में इतना अंधा हो गया कि उसने मुझे ही जला डाला। इसीलिए मैंने उससे अपना बदला ले लिया। सच में तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, पर तुम बहुत अच्छी गाय हो। तुमने हम जैसी गायों की कितनी मदद की है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को मुक्ति प्रदान करे। गाय के इतना बोलते ही आकाश से एक रोशनी आती है जो गर्भवती गाय पर पड़ती है, जिसके बाद उसे मुक्ति मिल जाती है और वो चली जाती है। लंबी गर्दन वाली बहू। दूर दराज कमल नंदा गांव में रहने वाला मानिक जमींदारों के खेतों में बटाईदार के तौर पर खेतीबाड़ी करके अपनी जीविका चलाता था। परिवार में केवल मानिक और उसकी बेटी गिन्नी रहा करती थी। गिन्नी काफी रूपवती और संस्कारी थी, लेकिन कहते हैं ना, हर इंसान में कोई ना कोई खामी होती है। दरअसल गिन्नी की गर्दन एकदम ना के बराबर थी, जिसके चलते उसे गांव के लोगों की जली कुटी बातें सुननी पड़ती थी। अरे देखो सहेलियों, बिना गर्दन वाली गिन्नी चली आ रही है। हाँ, क्यों रे गिन्नी, तुझे हमारी बातों से फर्क नहीं पड़ता क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोई भी शख्स अपने आप में पूरी तरह से पूरा नहीं। ईश्वर ने हर इंसान में कुछ न कुछ कमी जरूर दी है, ताकि इंसान घमंड से अपनी बोही न चढ़ाए। गर्दन भले ही चिन्नी सी है तेरी, लेकिन जुबान गज भर लंबी। वो सभी गिन्नी की छोटी गर्दन की खिल्ली उड़ाकर चल देती हैं। गिन्नी उदास मन से घर लौटती है, जहाँ उसका पिता कहता है, अरे गिन्नी बिटिया, तेरी आंखें नम क्यों हैं? कुछ नहीं पिताजी, शायद आँख में कचरा चला गया होगा। बिटिया, भले मैं तेरा पिता हूँ, लेकिन तुझे माँ बनकर पाला है। तेरी कम गर्दन तेरी खुशियों की राह का रोड़ा बनकर रह गई है। एक रोज सुखपाल नाम का एक व्यक्ति उसके घर दस्तक देता है। सुखू, तू कितने बरस बाद तुझे देखा है मेरे यार। अरे बस पूछ मत, ब्याह का हुआ ससुरा जेल के कैदी बनकर रह गया था। दोनों ने जवानी से बुढ़ापे की डगर में कदम रख दिया था। एक संग काशी चलल अबही की बाकी है मनु। अरे गिन्नी बिटिया, जल्दी से चाय पानी का बंदोबस्त कर। कुछ ही पलों में गिन्नी हाथ में चाय नाश्ता लेकर बाहर आती है, जहां मालिक परिचय देते हुए कहता है, सुखलाल, यह है मेरी बिटिया, और बिटिया, यह है मेरा जिगरी यार। गिन्नी मुस्कुराकर सुखलाल के पांव छूकर आशीर्वाद लेकर रसोई के भीतर चल देती है। फिर सुखपाल कहता है, मनु, ये तोहार बिटिया है? हाँ सुखू, कई रिश्ते तलाशे बिटिया की खातिर, लेकिन कम गर्दन के चलते बात कट जाती है। मनु, तुहार बिटिया हमके आपन बिटवा के वास्ते भाग गई है। रूप से रागिनी, स्वर से सरस्वती, गुणों से भरी पूरी, एकदम ऐसन ही बहुरिया की तलाश थी हमका। ये सुनकर मानिक फूला नहीं समाता और कहता है, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि किस कदर तूने इस जवान बेटी के बाप की चिंता खत्म कर दी। खुशियां तुम्हारी अखियन के झरोखे से फुटकर बहत है मनु। दोनों के घरों में शहनाइयों की गूंज के साथ शादी की धूम धड़ाक मची हुई होती है। मंडप में खड़े दुल्हा दुल्हन को देख हेमलता हंसी उड़ाती हुई कहती है, अरे सुखलाल भाई साहब, क्यों भरे समाज में व्यंग का पात्र बन रहे हो? दुनिया की सारी भली चंगी लड़कियां मर गई थी, जो ये बिन गर्दन वाली लड़की को अपने चांद से बेटे के पल्ले जबरन बांध रहे हो। हेमलता, तुम शुभ काम में आपन निमकौड़ी मुंह बंदी नहीं रख सकत हो। अरे तू खाड़ काहे है? बहू के गले में वरमाला डाल। अरे कहाँ डाले वरमाला? इस कुत गर्दन की तो रत्ती भर भी गर्दन नहीं। ऋषभ गुस्से से झटपटाकर माला गिन्नी की गर्दन में डालता है, लेकिन वरमाला नाटी गर्दन की कमी के चलते सरककर जमीन पर चित्त हो जाती है। ये लो भैया, बन गया खुशनुमा माहौल। रीति रिवाज के साथ गठबंधन होता है, जिसके बाद गिन्नी ससुराल में कदम रखती है, जहां उसकी सास अपर्णा रूखे स्वर में कहती है, भले ही तू टोहने टोटके के बलबूते पर इस घर की बहू बन गई, लेकिन यहाँ सिर्फ मेरी हुकूमत चलती है। ससुराल का शासन क्या होता है, ये तुझे अब जान पड़ेगा।
आधी रात सभी के सो चुकने के बाद अपर्णा रसोई में आकर खुराफाती हरकत करते हुए कहती है, कल देखती हूँ कैसे ये बिन गर्दन की बला इस ऊंची खाने से सामान खोजती है। तड़के सवेरे उठकर गिन्नी घर का सारा कामकाज निपटा कर नहा धोकर किचन में कदम रखती है। ये क्या, मसालों के डिब्बे तो इतनी ऊंचाई पर है, क्या करूँ? लाख कोशिश के बावजूद भी गिन्नी छोटी गर्दन के चलते सामान नहीं खोज पाती। तभी अपर्णा रसोई में आकर डींगे हाँकते हुए बोलती है, तो चाहे जितना भी गर्दन लपकाने की कोशिश कर ले, बित्ते भर की चिड़िया, बिन गर्दन यही होगा। मुझे देख, लंबी चौड़ी गर्दन के चलते क्षण भर में खोज लिया कहाँ क्या धरा है। अपर्णा हर दिन गिन्नी की नाटी गर्दन के चलते उसकी खातिर मुसीबत पैदा करती है। फिर एक रात, अरे ओ नासपीटी, जिंदा है कि निपट गई? जी सासू माँ, बुलाया? बिजली विभाग से खबर आई है कि आज रात बिजली गुल होने वाली है। ये बिछौने छत पर ले चल। पर माँ जी, मैं कैसे? अरे मैं तो भूल ही गई थी, तेरी तो गर्दन ही गुल है। अपर्णा एक बार फिर गिन्नी की गर्दन का मजाक बनाती है। आधी रात सभी नींद में डूबे होते हैं, तभी गिन्नी की गर्दन एकदम से लंबी हो जाती है। सवेरे सभी ये देखकर चकाचौंध रह जाते हैं। अरे ये क्या भला है, एक ही रात में तेरी गर्दन जिराफ की जैसी लंबी कैसे हो गई? माँ, इसकी लंबी गर्दन के चलते मैं इसके आगे छोटा हो चुका हूँ। ऐसे तो गांव देहात में मेरी खिल्ली उठ जाएगी। बहुरिया, इनकी दकियानूसी बात छोड़, तू चल हमारे संग। सुखलाल उसे लिए डॉक्टर के पास दौड़ता है, जहां डॉक्टर उसकी घंटों जांच पड़ताल करके कहता है, देखिए, चिंता की कोई बात नहीं है। ऐसा किसी किसी के संग होना लाजमी है। कुछ लोगों की लंबाई उम्र के साथ, मगर किसी की उम्र गुजरने के बाद बढ़ती है। गिन्नी की एकदम से बड़ी गर्दन इसी का लक्षण। अस्पताल से आते ही गिन्नी को जोरों की भूख जान पड़ने पर वो खाने पर टूट पड़ती है, जिसे देख अपर्णा कहती है, अचानक इसमें भूत तो सवार नहीं हो गया? देखो कैसे भूखे जानवरों की तरह जुगाली किए जा रही है। अब हर दिन के साथ गिन्नी की गर्दन लंबी होती जा रही थी, जिसे देख अपर्णा गुस्से से तिलमिलाते हुए कहती है, बेहिसाब खा खा कर मेरी ये लंबी गर्दन वाली बहू घोड़ी हुए जा रही है। आज इसे मजा चखाना ही पड़ेगा। अपर्णा रसोई घर के दरवाजे पर ताला लगा देती है। गिन्नी झरोके से छुपकर ये देखकर मुस्कुराते हुए दबे पांव वहां आकर कहती है, सासू जी भी कितनी मंदबुद्धि है। उन्हें क्या लगा कि ऐसे कद्दू तरकीब से वो मुझे रोक लेंगी? गिन्नी रसोई घर की खुली खिड़की से अपनी लंबी गर्दन अंदर घुसाकर सारा खाना सफा चट कर जाती है। तभी सरोजा के घर में हुड़दंग मचता देख वो उनके घर जा धमकती है। अरे सरोजा काकी, क्या हुआ? इतना शोरगुल क्यों? बहू, ना जाने मुआ एक जहरीला सांप मेरे घर में आ घुसा और छज्जे पर कुंडली मारे बैठा है। गिन्नी चालाकी से अपनी लंबी गर्दन उठाकर छज्जे के कोने में बैठे सांप को आहिस्ते से पिटारे में बंद कर देती है। घबराइए मत, खतरा टल चुका है। शुक्रिया बहू, तेरी लंबी गर्दन के चलते हम सभी की जान बच गई। अरे ऐसा भी कौन सा बड़ा तीर मार लिया इसने? ज्यादा वाहवाही न करो, वरना कहीं यही अपनी लंबी गर्दन हवा में न उड़ने लगे। जानबूझकर गिन्नी की जलोकड़ी सांस उसे नीचा दिखाती है। एक रात गांव में दो चोर घुस आते हैं, जिनकी आवाज सुनकर गिन्नी की आंख खुल जाती है। ये देर रात किसके बुदबुदाने की आवाज है? अरे मंगल, सुना है कि ये गांव काफी मालामाल है। तभी तो हम जैसे चालाक चोर इसको कंगाल बनाने आए हैं। अच्छा, तो ये दोनों चोर चोरी के इरादे से आए हैं। मुझे कुछ करना होगा। चोर शातिरता से सभी के घरों से हाथ साफ करके भागने लगते हैं। झाड़ियों के पीछे छुपी गिन्नी उन्हें आता देख अपनी लंबी गर्दन बढ़ाकर उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेती है। अरे दौड़ो गांव वालों, गांव में चोर घुस आए हैं। आवाज सुनकर पूरा गांव आधी रात मैदान में जमा हो जाता है। अरे मंगल, अब क्या होगा? अब तुम्हारा अमंगल होगा। इस जिराफ जैसी गर्दन वाली औरत ने सब कुछ गुड़ गोबर कर दिया। सभी मिलकर चोरों की कुटाई करके उन्हें सबक सिखाकर कहते हैं, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी करत हो, ससुर के नाती। ये सब देख अंत में अपर्णा अपनी लंबी गर्दन वाली बहू के सामने पछतावा जाहिर करके कहती है, बाबू मुझे माफ कर दे। आज केवल तेरी लंबी गर्दन के चलते इस गांव को भारी नुकसान होने से बच गया। अंत में अपर्णा अपनी लंबी गर्दन वाली बहू को हंसी खुशी स्वीकार कर लेती है। जादुई सोने की गाय दूध नदी। काशीपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में बहुत ही गरीबी और पानी की बहुत बड़ी किल्लत थी। एक दिन उस गांव में एक साधु बाबा अपनी गाय के साथ आते हैं, लेकिन किसी कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। गाय बाबा के पास खड़ी खड़ी चिल्लाने लगती है,
अरे कल्लू भाई, ये गाय किसकी है जो यहाँ रंभा रही है? काफी देर हो गई है, चुप ही नहीं हो रही। दोनों उस गाय के पास जाते हैं। अच्छा, तो ये इन साधु बाबा की गाय है, लेकिन इन्हें क्या हुआ? ये ऐसे क्यों लेटे हुए हैं? बाबा को उठाने पर उन्हें पता चलता है कि बाबा तो परलोक सिधार गए हैं। चलो गांव के लोगों को बुलाकर इनका अंतिम संस्कार करते हैं। दोनों गांव के लोगों को इकट्ठा करके बाबा को समाधि दे देते हैं। उसके बाद सब गाय को देखकर बातें करने लगते हैं। ये गाय आम गायों जैसी बिल्कुल नहीं लग रही है, ये बिल्कुल अलग है, एकदम सोने की जैसी दिख रही है। हाँ बहन सही कह रही हो, एकदम सोने की जैसी दिख रही है। अब इस गाय का क्या होगा? हम सब गांव वाले मिलकर इसकी देखभाल करेंगे। अब चलो जल्दी से, दूर गांव से पानी भी लाना है। हाँ भाई, ये पानी की समस्या पता नहीं कब खत्म होगी। ये समस्या तो कोई खत्म होने वाली थोड़ी ना है, ये तो हमारे गांव को श्राप है, कभी ना खत्म होने वाला श्राप। और सभी मिलकर अपने अपने बर्तन लेकर दूसरे गांव में जाने लगते हैं। तभी रास्ते में एक नदी पड़ती है। अगर ये नदी में पानी होता तो हमें इतनी दूर पानी के लिए नहीं जाना पड़ता। बोल तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन इस नदी की भी अपनी एक कहानी है। लेकिन वो कहानी क्या है कोई नहीं जानता। सब अपने अपने तरीके से बातें बना लेते हैं। और ऐसे ही सब दूसरे गांव से पानी ले आते हैं। तभी उन्हें रास्ते में वो गाय खड़ी हुई मिलती है। इस गाय को प्यास और भूख लगी होगी, पता नहीं बेचारी कब से भूखी प्यासी बाबा के पास खड़ी होगी। ऐसा करते हैं, हम सब मिलकर थोड़ा थोड़ा पानी और चारा इस गाय को डाल देते हैं। अगले दिन सुबह, अरे गांव वालों, इधर आओ, इधर देखो तो इस गाय को क्या हुआ है। ये अपनी जगह से हिलती ही नहीं है, ना ही कुछ खा रही है। लगता है इस गाय को बाबा के जाने का दुख है, ये उनको याद करके दुखी होगी। हाँ हो भी सकता है, लेकिन ऐसे तो ये बीमार पड़ जाएगी। और ऐसे ही 4-5 दिन बीत जाते हैं, लेकिन वो गाय ना तो कुछ खाती है और ना ही कुछ पीती है। ये लो गाय माता, ये पानी पी लो। आपको पता भी है हम कितनी दूर से पानी लाते हैं, ऐसे पानी का अनादर मत करो। गाय उठकर पानी पीने लगती है। तभी उसके थन में से दूध टपकने लगता है। अरे ये गाय तो दूध दे रही है। जैसे ही कल्लू बर्तन गाय के थनों के नीचे लगाता है, बर्तन दूध से भर जाता है। ये दूध इतना पीला पीला सा क्यों है? इस गाय को कोई बीमारी तो नहीं? इसको छान कर देखता हूँ, क्या पता बर्तन में ही कुछ लगा हो। कल्लू घर जाकर दूध को छन्नी से छानता है। ये क्या? ये तो सोने से कुछ चमक रहा है। ये गाय सोने का दूध देती है। कल्लू भागकर भीमा को सारी बात बता देता है। ये जरूर जादुई सोने की गाय है जो सोने का दूध देती है। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। तभी बाहर से किसी औरत के रोने की आवाज आती है। मेरी बच्ची को क्या हुआ है? क्या करूं मैं? कहाँ जाऊं? कोई तो मेरी मदद करो। क्या हुआ तुम्हारी बच्ची को? काफी दिनों से बीमार पड़ी है। जड़ी बूटियों से भी ठीक करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर के पास ले जाने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है। तुम चिंता मत करो, ये लो, ये कुछ सोना, इसे तुम बेचकर अपनी बेटी का इलाज करवा लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद कल्लू और भीमा गाय के पास जाते हैं। ए गाय माता, अगर सोने का दूध ना देती तो शायद आज उस लड़की का इलाज ना होने से वो मर भी सकती थी। एक दिन ऐसे ही कल्लू गाय को घुमाने के लिए लेकर जाता है। अरे कल्लू भाई, कहाँ जा रहे हो? ये गाय काफी दिनों से एक ही जगह बंधी हुई थी, तो मैंने सोचा इसे थोड़ा घुमा लाऊं। हाँ हाँ सही कहा, चलो मैं भी चलता हूँ। दोनों गाय को घुमाने ले जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो बिल्कुल बीमार और थका हुआ था। पानी पिला दो बेटा, अरे कोई 2 घूंट पानी पिला दो, अरे बेटा। अरे बाबा को प्यास लगी है, अब क्या करे कल्लू? तुम रुको, मैं पास वाले गांव से पानी लेकर आता हूँ। जब तक भीमा पानी लेकर आता है तब तक बूढ़ा आदमी अपने प्राण त्याग चुका था। हे भगवान, ये कैसा अन्याय है हम पर। हम तो किसी प्यासे को पानी भी नहीं पिला सकते हैं। बेचारे बूढ़े बाबा ने प्यास में ही अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन अब इन बाबा का अंतिम संस्कार करना ही होगा। चलो गांव वालों के पास चलते हैं,
सब मिलके थोड़ा थोड़ा पैसा मिलाएंगे तो इनका अंतिम संस्कार हो सकता है। तभी गाय के थनों में से कुछ दूध निकलने लगता है। दोनों उस दूध में से सोना निकाल कर बेच आते हैं। जो पैसे मिलते हैं उससे बाबा का अंतिम संस्कार करते हैं। ऐसे ही एक दिन कल्लू और भीमा गाय के पास बैठकर बात करते हैं। पता नहीं इस गांव की गरीबी और ये पानी की किल्लत कब खत्म होगी। हमारे गांव के शराब की वजह से तो आसपास के गांव वाले हमें अपने गांव में भी रहने नहीं देते। तभी वो गाय वहां से जाने लगती है और उसके थनों में से अपने आप दूध निकलने लगता है। अरे भीमा, जल्दी कोई बर्तन लेकर आओ, जरूर ये सोने का दूध ही होगा। जल्दी से बर्तन में भर लो, किसी जरूरतमंद के काम आ जाएगा। और दोनों दूध में से सोना निकालकर गांव वालों को इकट्ठा करते हैं। सुनो गांव वालों, हमारे पास इस जादुई सोने की गाय का सोने के दूध में से निकाला हुआ सोना रखा है। अगर किसी को भी जरूरत पड़े तो हमसे आकर ले लेना। कुछ दिन सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन एक दिन गांव की कुछ औरतें और बच्चे बीमार पड़ने लगते हैं और वो कल्लू और भीमा के पास रखे सोने से इलाज करवा लेते हैं। लेकिन आए दिन पानी की कमी और गरीबी के कारण भूख प्यास से बीमार पड़ते रहते हैं। ए गाय माता, आप तो जादुई सोने की गाय हो, आप इस गांव का उद्धार करो। उनके इतना कहते ही गाय उठकर चलने लगती है। गाय उसी सूखी नदी के पास पहुंच जाती है। गाय नदी में जाकर खड़ी हो जाती है। तभी गाय के चारों थनों में से सोने का दूध निकलने लगता है। देखते ही देखते सारी नदी सोने के दूध से भर जाती है। चलो ये बात सारे गांव वालों को बताते हैं। सब गांव वाले ये बात जानकर बहुत खुश हो जाते हैं और अब से जिसे भी पैसे की जरूरत होती वो उस नदी में से सोने के दूध में से सोना निकाल कर बेच देता और अपनी जरूरतों को पूरी कर लेता। इस गांव में गरीबी तो दूर हो गई, लेकिन ये पानी का दुख तो अब भी है। तभी पास वाले गांव का मुखिया आता है। हमने सुना है आपके गांव में सोने के दूध की नदी बहती है। हाँ सही कहा, लेकिन आपका इस गांव में कैसे आना हुआ? अब क्या बताऊं, हमारे गांव में एक महामारी फैल गई है। गांव में आए दिन मौतें हो रही हैं। ऐसा ना होने के कारण कोई भी अपना अच्छा इलाज नहीं करवा पा रहा है। अरे तो मुखिया जी, आप चिंता क्यों करते हो? हमारी जादुई सोने की दी हुई सोने की दूध की नदी कब काम आएगी? मुखिया सोने की दूध की नदी से खूब सारा दूध ले जाकर अपने गांव वालों का इलाज करवाता है। फिर मुखिया भीमा के पास आता है। भीमा, तुमने हमारी मुश्किल समय में बहुत मदद की है। इसका एहसान मैं कैसे चुकाऊं भाई, बताओ। अब मुखिया जी, एहसान की बात मत करो, बस मुश्किल वक्त में हम एक दूसरे के काम आ जाए वही काफी है। वैसे मुखिया जी, आप भी हमारी एक मदद कर सकते हो। हाँ हाँ बताओ, कैसी मदद कर सकता हूँ? हमारे गांव में पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। अगर आप अपने गांव से 1-2 पानी की लाइन दे दो तो। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं कल ही पानी का काम शुरू करवाता हूँ। और ऐसे ही गांव की गरीबी जादुई सोने की गाय के दूध से और पानी की किल्लत पास के गांव से पानी मिलने पर खत्म हो जाती है।